निकल जाओ। अस्सलाम वालेकुम। करंट अफेयर स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हामिद वलीद और हम आज के प्रोग्राम में हुकूमत पंजाब की जानिब से इस अज़्म के साथ जो काम कर रही है कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात यकीनी बनाई जाएँ और इसी तनाजुर में मुख्तलिफ़ अज़ला के लिए अरबों रुपए के तरक्याती प्रोग्रामों का ऐलान वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने हालिया दिनों में किया है। और आज भी वो चन्योट तशरीफ़ ले गए थे और वहाँ पर भी उन्होंने कोई लगभग 10 अरब रुपए के तरक्याती प्रोग्रामों का ऐलान किया। और इससे पहले शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स और यूँ कह लीजिए कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार भरपूर तरीके से मुतहर्रिक और सरगर्म हैं ताकि जो आम आदमी की सहूलत है उसकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए तरक्याती कामों के ज़रिए और सोशल सेक्टर की अपलिफ्ट के ज़रिए जिस तरह से भी मुमकिन हो वो इसको यकीनी बना रहे हैं। और इसके साथ साथ एक इंतहाई अहम पहलू उनके इस गवर्नेंस का ये है कि इसके बावजूद कि कोरोना की तीसरी लहर शिद्दत के साथ इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर अपना असर दिखा रही है, लेकिन पंजाब हुकूमत ने मुआशी सरगर्मियों को जारी रखने का प्रोग्राम बनाया है और इसके साथ साथ कोरोना के हवाले से जो भी हिफाजती इक़दामात हैं और एहतियाती तदाबीर हैं उनको भी यकीनी बनाने के लिए एक भरपूर स्ट्रेटजी बनाई है। हम आज के प्रोग्राम में इन दोनों पहलुओं का जायज़ा लेंगे कि एक तरफ तो मुख्तलिफ़ अज़ला की तरक्की के लिए और आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें फ़राहम करने के लिए पंजाब हुकूमत जो कुछ कर रही है वो क्या है, और दूसरी जानिब कोरोना के बावजूद जिस तरह से मुआशी सरगर्मियों को बहाल रखा गया है उसके क्या फ़वाइद होंगे, और ओवरऑल आगे माह रमज़ान भी आ रहा है तो महंगाई के हवाले से जो इक़दामात किए जा रहे हैं उनके क्या असरात होंगे। इस हवाले से हमारे साथ पंजाब हुकूमत के तर्जुमान और डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जनाब आसिम शौकत साहब मौजूद हैं। आपके साथ मारूफ माहिर मईशत आसब एक मिर्ज़ा साहब मौजूद हैं और सीनियर सहाफ़ी जनाब शोएबुद्दीन साहब ने भी हमें आज ज्वाइन किया है। आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। आसिम साहब आपसे आगाज़ करते हैं। पंजाब हुकूमत जो तरक्याती प्लान लेकर इस वक्त उसको ले आउट कर रही है और लोगों को उसके हवाले से बता रही है, उसका बुनियादी माख़ज़ और बुनियादी उसका मकसद क्या है? बल्कि बहुत शुक्रिया आमिर साहब, अभी आपने बड़ा अच्छा इंट्रो दिया। मैं सोच रहा था कि एक जुमला अगर स्लैंग में हम कहें कि तूफ़ानी दौरे वज़ीर आला साहब के पूरे पंजाब में जारी सारी हैं और जिस स्पीड से और जिस सूरत से वो दौरे कर रहे हैं, और अगर आप देखें कि तकरीबन 10 अरब रुपए चन्योट है, फिर गुजरांवाला है, फिर शेखुपुरा है, फिर 12 अरब रुपए सरगोदा है, और अरबों में जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आपकी सड़कें हैं, जिसमें आपके वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं, जिसमें आपके पार्क्स हैं, जिसमें आपके फ्लाईओवर्स हैं, जिसके अंदर आपके डिस्ट्रिक्ट हेल्थ क्वार्टर्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं और आपके स्कूल्स हैं, बेशुमार जच्चा बच्चा सेंटर्स हैं, वो जो एक मॉडर्न आउटलुक किसी भी प्रोविंस को दी जा सकती है, इस दफ़ा बजट में ही ये प्लान कर लिया गया था कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसका जो इंजन है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, उसके लिए जो बजट मुख्तस किया गया था उसको जंगी बुनियादों पर इम्प्लीमेंट कराया जाएगा ताकि जो आपका ये जो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना ये ना रुके। अब हमारे साथ दोनों साल में सारी दुनिया के साथ है एक बदकिस्मती ये अटैच हुई कि कोरोना की एक ऐसी वेव ने हमें हिट किया जिसका अब आपके पास फिलहाल कोई वे आउट नहीं है। ये एक ऐसी बीमारी है कि वैक्सीनेशन भी अभी अंडर ट्रायल है। अब प्रॉब्लम क्या हो जाती है, हमारी इतनी कंजेस्टेड और बड़ी बड़ी आबादियां हैं कि और हमारी मैशत जो है वो कमज़ोर है। ये दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अब हम या तो मगरबी ममालिक की तरह मुकम्मल लॉकडाउन कर दें और लोगों को घरों में बंद कर दें और मैशत जो है हुकूमत अपने ज़िम्मे ले ले। मैं आपको अगर स्टैटिस्टिक्स दूं, पाकिस्तान में 2.5 करोड़ फैमिलीज़ वो हैं जो डेली वेजर्स हैं। इसको अगर आप लोगों के ऊपर कन्वर्ट करें 2.5 करोड़ फैमिलीज़ को, तो अप्रॉक्सीमेटली ये 12 से 15 करोड़ के दरमियान लोग बनते हैं जो अगर सुबह को काम नहीं करेंगे तो रात को खाएंगे नहीं। इसके ऊपर हुकूमत ने एक बड़ा क्लियर स्टैंस लिया। वो अंग्रेजी का एक मुहावरा होता है बिटवीन द डीप एंड द डेविल सी, कि एक तरफ बड़े तुगयानी वाला समुंदर है और एक तरफ बड़ा गहरा समुंदर है। अगर हम लोगों को वबा से बचाते हैं, लॉकडाउन करते हैं, तो लोग भूख से मर जाते हैं। लोगों को भूख से बचाने लगते हैं तो लोग वबा से मर जाते हैं। अब कोई ना कोई दरमियानी रास्ता निकालने के लिए, और अगर आपने चूंकि आप बड़ा क्लोजली मॉनिटर करते हैं, वज़ीर आला साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जी। उसमें उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा कि हम मईशत को बंद नहीं करेंगे। हाँ देखें, हुकूमत गवर्नमेंट इज ट्राइंग इट्स लेवल बेस्ट के वो लोगों को फैसिलिटेट करे, लेकिन
आखिरी बात, एट द सेम टाइम कि अब अवाम की जिम्मेदारी भी है, हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट कर दी, डेवलपमेंट के लिए फंड्स खोल दिए, आपकी मैशत को नहीं रोका, अब कुछ एहतियात आपने भी करनी है। तो बेग साहब, ये जो स्ट्रेटजी पंजाब हुकूमत ने इख्तियार की है कि डेवलपमेंट के काम को तेज़तर किया जाए ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो, और कहा जाता है कि डेवलपमेंट वर्क के साथ लगभग 40 के करीब इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि मुतहर्रिक हो जाती हैं और वो एक्टिव हो जाती हैं। इस स्ट्रेटजी को इसके साथ साथ जो कोरोना की सख्त तरीन ये जो लहर के बावजूद जिस तरह से ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को और दीगर एक्टिविटीज़ को बहाल रखा गया है पिछले साल के तजुर्बे की रोशनी में, इस स्ट्रेटजी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो स्ट्रेटजी है गवर्नमेंट की, इट्स आई शुड से कि इट्स ए स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। बेसिकली ये केनीसियन इकोनॉमिक्स है कि गवर्नमेंट जो अगर डिप्रेशन लाइक सिचुएशन हो या इकोनॉमिक इकोनॉमी आपकी स्लो पैडल कर रही हो, तो उसमें उसको बूस्ट देने के लिए गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है ना आप शुरू करते हैं। तो ये गवर्नमेंट का एक बड़ा स्टेप सही है कि उन्होंने गवर्नमेंट स्पेंडिंग को उन्होंने एक फास्टर पेस के ऊपर उसको प्लान किया है और इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब खुदा करे कि ये चीज़ जो है इसमें ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स ना आए। और मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, इससे पहले प्राइम मिनिस्टर ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए एक भरपूर पैकेज दिया ताकि प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो बढ़ सके, और साथ ये मिल गई है पब्लिक सेक्टर की। जी, ये पब्लिक सेक्टर की एरिया में जो मैंने बात कर रहा था, गवर्नमेंट स्पेंडिंग जब होगी तो उसके साथ जो है ना उसको प्राइवेट सेक्टर उसको लेटर ज्वाइन करता है। ये मतलब हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस इसी तरह ही है। तो इसमें गवर्नमेंट ने जो स्पेंडिंग कर रही है, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि खुदा करे कि ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स बिल्कुल ना हो और फंड्स जो है प्रॉपरली रिलीज हों, स्पेंडिंग हो। और ये प्राइम मिनिस्टर की जो आपने बात की, उन्होंने जो हाउसिंग सेक्टर को बड़े इंसेंटिव्स दिए, उनको एमनेस्टी टाइप सिचुएशन भी दी जो 30 जून तक एप्लीकेबल होगी, और उसमें उनको टैक्स में और उनको अपने रिसोर्सेज एक्सप्लेन करने की भी छूट होगी। तो ये एक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, क्योंकि जो आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसके साथ कुछ 40-45 इंडस्ट्रीज़ जो है एफिलिएटेड हैं, और ख़ास तौर पे कोरोना लाइक सिचुएशन के अंदर ये है भी अच्छी है, क्योंकि इसमें अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड बंदे सारे एम्प्लॉयड हो जाते हैं, और उसमें तकरीबन आप सोशल डिस्टेंसिंग जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसको मैनेज करने का कोविड को, उसको भी किसी हद तक मैनेज करने में कामयाब हो जाते हैं। अब बेसिक दे बिल्कुल सही है, आपने अपनी इकोनॉमी को रिवाइव रखना है ताकि लोग एम्प्लॉयमेंट से, क्यों शुएब साहब, अनएम्प्लॉयमेंट से बच सके। इज दिस अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन या कुछ और भी हो सकता था? बात यह है कि हमने जो कुछ भी करना है अपने वसाइल के अंदर जाके करना है। अब बहुत ज़्यादा वसाइल तो हैं नहीं कि अमेरिका में और बरतानिया में वो घर बैठा के लोगों को पैसे देते हैं $400-500 कि आप अपना गुजारा करें, उसके साथ तो वो गुजारा हो जाता है। हमारे पास इतना पैसा नहीं है। हालांकि पिछली बार एहसास कफालत प्रोग्राम के दिया है, वो इस दफा भी देना है। जी, इस दफा भी देना है, बहुत कामयाबी के साथ। IMF से भी एहसास प्रोग्राम के लिए पैसा आ गया है, वो अब भी मिल जाएगा, लेकिन वो अकेला पैसा काफ़ी नहीं होता। जो पिछली दफ़ा भी जो बचत हो गई थी कि रमज़ान के अंदर ये कोरोना आया था, इस दफ़ा भी कोरोना रमज़ान में आ रहा है। हर मुसलमान अपनी ज़कात रमज़ान में निकालते हैं लोग, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा कि जितना दोगे उसका 70 गुना दूंगा। तो रमज़ान उसके हवाले से है, तो लोग बजाय शाबान के रमज़ान में ज़कात देना पसंद करते हैं। तो वो एक ज़कात भी निकलेगी तो बहुत सारे लोगों को, कुछ नहीं तो कम से कम एक आदमी एक फ़र्द के घर में महीने का राशन डाल दे, ये बहुत बड़ी बात होती है कि राशन तो कम से कम घर में आ गया। बाकी बिलिंग और ये सारी चीज़ें तो बात की जिम्नी है, लेकिन पहली चीज़ तो खाना है घर का, किस चीज़ का। तो पंजाब हुकूमत इसके पैरेलल जो तरक्याती प्लान लेकर आई है, वो तो इसके साथ आ गया ना, का मार्शल प्लान कह सकते हैं। वो तो उसके साथ मिक्स हो जाएगा ना, डबल मतलब है, आपको उधर से भी कुछ मिल जाएगा, इधर से भी अल्लाह ताला से आप रोजगार के असबाब भी जी बिल्कुल। और फिर ये देखेंगे ये जो जितने भी, मैं कल आज पढ़ रहा था सरगोदा में और हाफजाबाद में, शेखुपुरा में, चनियोट में, गुजरांवाला में, 5 जगह पे 42-43 अरब रुपए के मंसूबे हैं जी। उसमें जो मुझे अच्छी चीज़ लगी थी वो ये है कि उसमें THQ है, तहसील हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, अस्पताल, यूनिवर्सिटीज़ हैं, डिग्री कॉलेजेस हैं, मतलब वो चीज़ें हैं जो हमारे मुस्तकबिल के हवाले से ज़रूरी हैं। यानी कि उन इलाकों में जब आप स्कूल देंगे, एजुकेशन देंगे बच्चे को,
तो वहीं पे तालीम ज़्यादा फैलेगी और वो लोग जो महरूम हैं उनकी महरूमियाँ भी कम होंगी। फिर उनका जो बोझ बड़े शहरों पर पड़ता है अस्पतालों के हवाले से कि गुजरांवाला में बर्न यूनिट भी बन रहा है, तो वो जो बोझ दूसरी तरफ शिफ्ट होता है वो वहीं पे रहेगा। तो फिर एक और बात भी है जो सियासी एडवांटेज है वो बहुत बड़ा है कि ये सारा इलाका जो है यहाँ PMLN जीती हुई है। अब यहाँ पे अब ये एक सियासी मुहिम भी है, इस हुकूमत की बहुत अच्छा मोटिव है कि अगले इलेक्शन को देखते हुए अभी से इन्होंने यहाँ पे पैसा खर्चना शुरू किया है ताकि तरक्याती काम उस वक्त तक मुकम्मल होना शुरू हो जाए जब इलेक्शन का आने का टाइम होगा। इनको 2-2.5 साल बड़े अच्छे मिल जाएंगे तरक्याती कामों के लिए। ये सारी चीजें बिल्कुल ज़िम्मी सा है। इस वक्त तो प्राइम ऑब्जेक्टिव ये है कि मुल्क के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो तो लाजमी है उसको बहाल रखा जाए और इर्रिस्पेक्टिव के कौन सा किसका सेंटर पॉइंट लेकिन एक चीज जो आज लाहौर में मैंने देखी है ना, उसमें एक नेगेटिव है, पता नहीं मैं उस पर कह रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट हर किस्म की बंद कर दी है, चाहे वो चिंगची है, चाहे वो टैक्सी है, रिक्शा है, जो भी है। उसका रिजल्ट जो नुकसान होना है वो उन खवातीन को होगा जो अपने घरों से काम करने जाती हैं, या उन बच्चियों को होगा जो अभी भी कहीं जाती है किसी काम से, तो उनके लिए ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगी। मर्द, मैं और आप तो गाड़ी पे या मोटरसाइकिल पे चले जाएंगे। क्या कहते हैं, वाकई हमने ये भी खबरें आई कि इस वजह से रक्षों के अंदर, चिंचीज के अंदर ओवरलोडेड होना होगा, शुरू हो गए लोग। अच्छा देखें, जो मैंने पहली बात आपसे की थी ना, वो ख़त्म ही यहीं की थी कि गवर्नमेंट तो हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि किसी तरह रिलीफ आवाम को दी जा सके, लेकिन शायद अवाम जब तक अनफॉर्चुनेटली इस मुज़ी बीमारी का शिकार नहीं हो जाते वो इसको मानने को ही तैयार नहीं है कि कोई चीज़, कोई वबा कोई फैली हुई है या नहीं। अब एक वक्त था कि हमने कारोबारी उस पर पाबंदी लगाई, और मैं खुद एनी शायद था जब वज़रा के साथ ट्रेडर बरादरी की मीटिंग होती थी, दे वर अबाउट टू क्राई कि नई मईशत का पहिया चल रहा। हमने मार्केट्स खोली, SOPs पे कहा, फिर ट्रांसपोर्ट भी बीच में खोली और ये कहा कि 50% कैपेसिटी के साथ चलेंगे। उसमें ट्रांसपोर्टर्स के अलग इशू थे, वो कहते थे जी हमारी पेट्रोल की कॉस्ट तो कम नहीं होती, आपने अवाम जो सवारी है वो आदी कर दी है, हमारा बिजनेस फिजिबिलिटी पूरी नहीं होती। और अवाम का मसला ये था कि हम कहते थे कि आप अगर चढ़ ही रहे हैं तो एक कम से कम मास्क तो पहन लें। लोग मास्क पहनने को भी तैयार नहीं थे। मजबूरन आपके पास 2 रास्ते रह जाते थे, एक तो शरीफ और गरीब आदमी को पकड़ के हम अंदर कर दें, जुर्माने दे दें, और दूसरा कि फिर बंद कर दें। उसके ऊपर टू सम एक्सटेंट फिर सख्ती करनी पड़ी। अब सिचुएशन ये है कि हमने एक थ्रेशोल्ड रखा था कि जब 2% से ज़्यादा वबा फैलने की शरह हो जाएगी तो हम लॉकडाउन की तरफ जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त 9% पे पहुंच चुकी है, और ये हमारी आवाम है। वो अंग्रेजी की एक सेइंग होती है, इफ यू वांट फाइट टुमारो मस्ट लिव टुडे। अगर आप कल को अपना कारोबार करना चाहते हैं तो कम से कम आज जिंदा रहें। बहरहाल ये तो कोरोना से रिलेटेड था। अभी हाउसिंग की बात की आपने भी, उसमें देखें इस वक्त एक पैराडाइम शिफ्ट होने जा रहा है। सस्ता घर हाउसिंग स्कीम में एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो मैं आपके तवज्जुह से ज़रा 2 मिनट आवाम की उसके लिए बताना चाहूँगा कि इस वक्त लाहौर में, सिर्फ लाहौर में एक ज़िला है पाकिस्तान का, हमने 50 लाख घरों का वादा किया था और हम उस पर कायम हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ था कि सबसे पहले 2-2.5 साल में हमने लेजिस्लेशन चेंज की है। मॉर्गेज का कॉन्सेप्ट नहीं था 73 साल में पाकिस्तान में, ये हमने एक ब्रिटिश या फॉरेन कॉन्सेप्ट जो है इंट्रोड्यूस कराया है। इससे पहले सरकारी पैसा लगता था अपनी शोशा के लिए, सियासत के लिए, अब बैंक्स पैसा दे रहे हैं, बैंक को सिक्योरिटी दी है। आपने 2.5 से 3 मरले का घर है, 2 बेड, तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, इस्लाम की तारीख उलुल अज़मी, हौसले और मुस्तकिल मिजाजी की मिसालों से भरी पड़ी है। बस मुश्किलों, रुकावटों और मुसीबतों के बावजूद
आगे बढ़ते जाओ। प्रोग्राम में आपको दोबारा से वहीं से हम जानना चाहेंगे कि हाउसिंग के हवाले से आप बात कर रहे थे कि मॉर्टगेज का जो कॉन्सेप्ट है पहली दफ़ा आया है। इससे पहले तो वाकई जो सरकारी सतह पर शोशा के लिए काम होते थे, तो प्लीज़ ज़रा। और उससे पहले देखें गरीब आदमी के लिए क्या ऑप्शन थी कि एक गरीब आदमी, तनख्वाह पेशा मुलाजिम आदमी, वो सारी ज़िंदगी अपने बीवी बच्चों के साथ एक घर का किराया देता रहता था और आखिर में जब वो बूढ़ा हो जाता था, उसकी हड्डियों में जान ख़त्म हो जाती थी, तो मालिक मकान कहता था कि जनाब अब आप मेरा घर खाली करें। और वो भी जेन्युइन था, उसको अपना किराया चाहिए। दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कि आप अपने घर का किराया नहीं, आप जिस घर की किस्तें दे रहे हैं आप उसी घर में रह रहे हैं। पहले दिन पहली किस्त देने से पहले आपको घर दिया जाएगा और किराया नहीं, आप अपने ही घर की किस्मत देंगे, अपने ही घर की किस्त देंगे। नंबर 2, कोई गवर्नमेंट स्पेंडिंग नहीं है, ये बैंक आपको मॉर्गेज करेगा 2 से 3% के ऊपर, सिर्फ 2 से 3% के ऊपर। नंबर 3, हर घर के ऊपर 3 लाख रुपए की सब्सिडी हुकूमत पाकिस्तान दे रही है, यानी कि 2.5 से 3 मरले का घर आपको सिर्फ 27 लाख रुपए में मिल रहा है। उस 27 लाख रुपए में भी 3 लाख रुपए की सब्सिडी हुकूमत पाकिस्तान दे रही है, बकिया 24 लाख जो है वो 14,000 रुपए महाना पे आपको मिल रहा है। और घर कैसा बन रहा है? स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी। वहां आपकी सड़कें हैं, तमाम वायरिंग अंडरग्राउंड है, वहां कम्युनिटी क्लब है, वहां स्पोर्ट्स क्लब है, वहां जिम्नेजियम है, वहां पार्क्स हैं, वहां हर घर के लिए अलग पार्किंग है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इन इलाकों में जहां ये सस्ते घर बनाए जाएंगे उनको शहर की मैस ट्रांजिट के साथ अटैच किया जाएगा। एज ए फर्स्ट स्टेप, पहली किस्त के तौर पर 4,000 घरों की जो तामीर है आज कल परसों किसी भी वक्त शुरू हो जाएगी। 8,000 एकड़ के ऊपर ये 4,000 घर बनने जा रहे हैं। पूरा प्रोजेक्ट 35,000 घरों का है और इसमें हमने कोटा मुख्तस कर दिया है, अवाम के लिए खोल दिया है। कोई भी आके उसको अप्लाई करेगा, जो क्वालिफाई करेगा। कुरानी आयात और अहादीसे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम हम सब पर फर्ज है। ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 295B के तहत कुरान पाक की तौहीन काबिल सजा जुर्म है, जिस पर उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसको गंदगी या रद्दी में ना फेंका जाए। अजब नहीं है कि ये 4 सू बदल जाए। कि से आदमी ने कहीं लाहौर में आना है, एक्टिविटी करी है, ट्रांसपोर्ट नहीं होगी तो वो हाउसिंग जो है वो तो फिर तो स्पेस में रहेगा एक किस्म का। तो इसके लिए उसको इस फैसिलिटी को
इसके गेन्स को, इसके जो है ना पूरी तरह रियलाइज़ करने के लिए और इसके लिए तमाम ये जो स्टेप्स बताए हैं, ये आने वाले दिन में गवर्नमेंट जो है खुदा करे ये अप्रूव करे कि ये इम्प्लीमेंट होते हैं, और ताकि सोसाइटी के अंदर सिस्टम्स जो हैं वो अपने आप ही ऑपरेट करें और पब्लिक उससे फैसिलिटेट हो। और नेचुरली इसमें आप जो लेकिन इसमें सवाल ये है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो गवर्नमेंट का प्राइम ऑब्जेक्टिव है कि आप जब इस किस्म के कंस्ट्रक्शन में या डेवलपमेंट वर्क में जाते हैं तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है उसका पहला बेनिफिशियरी जो होता है वो कॉमन मैन होता है, मजदूरी की शक्ल में, उसकी सैनिटरी की शॉप है, उसकी कोई और चीज़ है। उस कॉन्टेक्स्ट में ज़रा बताइए। उसमें आप देख रहे हैं ना, अब हाउसिंग का प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो आप इसमें देख रहे हैं कि सीमेंट सेक्टर है, स्टील सेक्टर है, उसके साथ बेशुमार जो इंडस्ट्री के सेक्टर्स जो हैं उसके साथ कनेक्टेड है। मैंने पहले अर्ज़ किया कि 45 सेक्टर इससे कनेक्टेड है जी। तो आपने देख ही लिया है कि स्टॉक मार्केट में आपने जो सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर, इन सावरों में बहुत अच्छी पॉजिटिव मूवमेंट है। सारे मेजर जो सेक्टर्स हैं उनकी उन्होंने कैपेसिटी एनहांसमेंट भी की है, प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाया है। उसमें पाकिस्तान की जो ऑफटेक है सीमेंट की, स्टील की, ये बहुत बड़ी है। उससे जो कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर होगी और नेचुरली जो लोग भी उससे फैसिलिटेट होंगे। तो अब कहने का मतलब है, सबसे बड़ी बात है कि लोगों को अगर एम्प्लॉयमेंट मिलती है, उनकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है, वो पैसे स्पेंड करेंगे तो एक बिजनेस का साइकिल चलेगा जिससे मईशत को ओवरऑल फ़ायदा होगा। तो अब का मतलब यह है कि लोगों को बेरोज़गारी से बचाना, ये गवर्नमेंट की जो स्टेप है इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि हमारे मुल्क में ऑलरेडी एक यंग पॉपुलेशन है और बहुत सारे लोग जो हैं, मैं फिगर कोट नहीं करूँगा कि कोई इसमें मुख्तलिफ लोग परसेंटेज कहते हैं, कोई लोग कहते हैं 40% पीपल आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, और हमारे जो इन्फ्लेशन के फिगर हैं वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर 9.4% प्रेडिक्ट हो रहे हैं। तो इस सारे सिनारियों के अंदर ये अपनी स्मार्ट मैनेजमेंट के थ्रू लोगों को अपने काम में मसरूफ़ रखना, गवर्नमेंट का अपने टैक्स को, आप देखें ना पॉजिटिव, आज बहुत अच्छी पाकिस्तान में पॉजिटिव डेवलपमेंट है। आज 22 महीने की बुलंद तरीन सतह पे है पाक रुपये अगेंस्ट डॉलर। ये 100 फ्री ओपन मार्केट में 153.90 पे आ गया है। तो ये अगर हमारी एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी होती है, उससे जो डेप्रिशिएटेड करेंसीज के थ्रू इन्फ्लेशन बाहर के मुल्कों से इंपोर्ट के थ्रू आती है, क्योंकि हमारा इंपोर्ट बिल एक्सपोर्ट से बहुत ज़्यादा है जी, ऐसा ही। तो उसको कम करने में हमें मदद मिलेगी। और नंबर 2, ये रेमिटेंस के फ्लो जो है अगर बढ़ते हैं, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आती है। इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर, क्योंकि ये कोविड की वजह से इंटरनेशनली इंक्लूडिंग पाकिस्तान जो स्टेट बैंक है उसका प्रोडक्टिव रोल है। इन्होंने इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाए, लोअर इंटरेस्ट रेट के साथ आपकी ऑटो सेक्टर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। जी बिल्कुल ठीक है। आप शुएब साहब, आप माशाल्लाह एक ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा बहैसियत एक जर्नलिस्ट के आपने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स के साथ और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ काम किया है, और डेवलपमेंट वर्क के हवाले से जिस तरह से काम होते हैं वो आपके सामने है। अब माशाल्लाह इतना जो एक ह्यूज जो सम ऑफ मनी है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इंजेक्ट करने जा रही है डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के तहत, इसमें हमें पिछले 60-70 बरस का तो यही तजुर्बा है कि फिर उसकी वजह से करप्ट में भी इजाफा होता है। उनको रोकने के लिए क्या मैयज़ हैं जो आप समझते हैं कि काम भी हो, रोज़गार भी हो, लेकिन इसके साथ साथ मसाइल ना वैसे नजर आए? ये लोकल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट तो हैं नहीं, ये तो बराह रास्त पंजाब गवर्नमेंट के हैं। ठीक। और लाजमी बात है इनको डीसी और ये दूसरे लोग जो ज़िले की मेन इंतज़ामिया है उसने इनको देखना है। जहाँ पे माजरत के साथ लफ्ज़ बुरा आ जाता है, चाहे ठेकेदार हो, चाहे उसके साथ सियासतदान हो, चाहे काउंसलर हो या नाज़िम हो, ये जब नेक्सस बनता है ना तो वो परसेंटेज आ जाती है। पाकिस्तान में हर तरक्याती काम में बदकिस्मती से परसेंटेज चलती है। मेरी सिर्फ यही ख्वाहिश होगी कि ये मंसूबे जो है ना बगैर परसेंटेज के चलें, ये उसके बगैर निकले। सही। अच्छा, इसी से जुड़ी एक और बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो सोशल सेक्टर है जिसमें ख़ास तौर पर हेल्थ है और फिर एजुकेशन के जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पर भी बहुत फोकस नज़र आया है, ये जो जितने भी डेवलपमेंट प्लान है, इसको कैसे देखते हैं? इसमें 3 हैं, मैंने बड़े तफसील से सारे। हस्पताल है, उसमें तहसील हेडक्वार्टर भी है और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल भी हैं, सोशल सिक्योरिटी अस्पताल है। अब भवाना और लालिया जैसी जगहों पे डिग्री कॉलेज फॉर गर्ल्स,
या शेखुपुरा में भी यूनिवर्सिटी का, यूनिवर्सिटियां दोनों जगह 2 यूनिवर्सिटी हैं और दोनों पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ मतलब लिंक कर दिया जाएगा उनको। तो तालीम जो है देखे ना, पंजाब यूनिवर्सिटी पर सारी उम्र बोझ रहा, कितना बोझ सहार सकती थी। उसके बाद फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी आ गई तो तालीम महंगी हो गई। ये जो सरकारी यूनिवर्सिटियां आएंगी तो लाजमी तौर पे ये उतनी महंगी तालीम नहीं होगी जितनी कि आज प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में है। पाकिस्तान के लोग, आम आदमी वो महंगी तालीम अफोर्ड नहीं कर सकते। वो एक बच्चे को पढ़ा लेंगे तो यहाँ जिसके ज़्यादा बच्चे हैं उसके लिए तो बेचारे के लिए बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। तो गवर्नमेंट इन इलाकों में जिस तरह तालीमी इदारे और सेहत की अच्छा, फिर एक तरफ सेहत कार्ड आ रहा है और दूसरी तरफ ये अस्पताल बन रहे हैं, ये एक दूसरे के साथ लिंक हो जाएंगे कि ये सहूलियात भी वहाँ पे मैसर होंगी। बदकिस्मती से पाकिस्तान में हर दौर में सहूलियात की बात की गई, सहूलत आवाम को मिली नहीं। तहसील हेडक्वार्टर, ये जो अपना यूनियन काउंसिल की सतह पे भी डिस्पेंसरी बन गई, लेकिन वो है कहाँ। प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे गधे बंधे हैं या घोड़े बंधे हैं, बच्चे नहीं हैं स्कूलों में। हम एक जगह गए, ये 2002 की बात है, इलेक्शन थे सियालकोट साइड पे, तो स्कूल के 7 कमरे थे और साथ में स्विमिंग पूल था। पता चला ये स्कूल है और यहाँ पे डेरा है, MNA का डेरा था। MNA का डेरा, स्विमिंग पूल बना है, स्कूल बना हुआ है और क्लासेस वो सारा डेरा वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इससे ज्यादा बदकिस्मती क्या हो। घोष स्कूल्स का जिस तरह घोष स्कूल जी बिल्कुल, लेकिन अब जो है ना, इस मोबाइल की वजह से ऐसी चीजें कम होती जा रही हैं। क्योंकि लोग देखते हैं, फौरी तौर पे उसकी फिल्म बनाते हैं और रिलीज कर देते हैं। सही। वो जो है उसकी वजह से आवाम की नजरों में आता है, आवाम शोर मचाती है और जल्दी जल्दी आगे फैलती जाती है और गवर्नमेंट के नोटिस में भी आ जाती है। आसिम साहब, जहाँ पर इस तरह का एक डेवलपमेंट प्लान पंजाब गवर्नमेंट लेकर आई है, उसके साथ साथ जो इन्फ्लेशन है या प्राइस हाइक है वो भी एक बड़ा चैलेंज है, ख़ासतौर पर आगे माह रमज़ान आ रहा है और चीफ मिनिस्टर पंजाब बता चुके हैं कि रमज़ान बाज़ार का भी और सस्ते बाज़ार का भी इनॉग्रेशंस करेंगे और उनके सेटअप्स होंगे। कुछ उस हवाले से बताइए, क्या प्लान्स हैं? अच्छा देखें, इस दफ़ा ना CM साहब के माइंड में ये पहले से था कि नंबर 1 तो कोरोना का है, लोगों के ऊपर वैसे ही मीशत का बोझ है, वो जैसे कहते हैं वो मार्केटिंग, वो सेल्स, वो लेवल नहीं है बाज़ारों का, और फिर रमज़ान में अशिया खुर्दनोश की ख़रीदारी है। इस ज़मन में 7 अरब रुपए की सब्सिडी पहले से डिसाइड कर ली गई है, जहां पर चंद बुनियादी चीज़ों के रेट जो हैं उन रमज़ान बाज़ारों में मुख्तस कर दिए गए हैं, जिनमें आटा है, चावल है, चीनी है, आपका बेसन है, ये वो चीज़ें हैं। और मुझे एग्जैक्टली तो वो रेट लिस्ट याद नहीं, लेकिन वो आप शेयर कर सकते हैं। इस ज़मन में 7 अरब रुपए की पहले फेज़ में सब्सिडी दे दी गई है। बाकी ये जो आपने ये रमज़ान में लोगों को रिलीफ देने के लिए, असल में मैं अफसोस, जिस तरह भी शुएब साहब ने कहा कि ये वाकई, और आपने बार बार ये बात की, ये लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए एज अ नेशन कि हुकूमत एक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट लेकर आती है कि एक मईशत का पहिया चले, 40-43 इंडस्ट्रीज़ को रोज़गार मिले, हम अपनी किकबैक कमीशन दिहाड़ियों में लग जाते हैं, वो एक नेक्सस बना लेते हैं। अभी बड़ी सही मेरे मोहतरम दोस्तों ने बात की कि वो काउंसलर, ठेकेदार, आगे तक वो आपके इंतज़ामिया तक में एक नेक्सस बन जाता है, आखिर तक आप कमीशन देते हैं। मुझे एक दफ़ा हमारे वज़ीर ने ये बताया कि अल्टीमेटली जिस वक्त एक प्रोजेक्ट ख़त्म होता है तो कुल कमीशन प्रोजेक्ट का 42% बनती है। अब आप देखें ये इस माशरे के साथ जुल्म है या नहीं है। 100 में से 42 रुपए जो हैं आप वो कमीशन में देते हैं, 50% ऑलमोस्ट हो गया। अब उसमें कोई ठेकेदार ने कमाना भी है, यानी हर वो 100 रुपया जो हुकूमत अपनी आवाम के लिए देती है उसमें से 50 रुपए जो हैं वो करप्शन की नजर हो जाते हैं। इस हवाले से आसिम, क्या आपने चेक्स ऐसे लगाए हैं कि जो इस प्रैक्टिस को रोक सकें? अच्छा देखें सर, ये दिस इज़ अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। इसमें जब तक आप सिस्टम में चेंजेस ना लेकर आएंगे, क्योंकि आप अपने सरकारी जो मुलाजमीन हैं उनको इतनी ज़्यादा आपने सिक्योरिटी दी हुई है कि आप किसी को पकड़ते हैं वो भागा जाता है अदालत में और वो फिर लामहदूद ताहयात स्टे लेके आ जाता है। कोशिश आप ये करते हैं कि काम मुकम्मल हो के बजाय इसके कि इनके पीछे हम अदालतों में लग जाएं। मैं ये समझता हूँ कि जो हमारा पहले दिन इशरत साहब एक इंस्टीट्यूशनल सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स के ऊपर काम कर रहे हैं,
मेरा ख्याल है वो काम मुकम्मल होने के करीब है, और आप देखेंगे 5-6 माह में जब तक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आएंगी, लोगों के ऊपर जज़ा सज़ा का एक सिस्टम मुकर्रर होगा कि अगर आप इन मैल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होंगे, अगर आप कौम के पैसे के साथ खिलवाड़ करेंगे, तो यू विल नॉट बी स्पेयर्ड। तब तक ये सिस्टम नहीं आएगी। हम जितनी मर्जी सख्ती कर लें, कहीं ना कहीं, क्योंकि वही लोग हैं ना जो पहले काम कर रहे थे, वही अब काम कर रहे हैं। लीडरशिप से फर्क तो जरूर पड़ेगा, लेकिन ये हमें सिस्टम में इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म लानी पड़ेगी। तो बेग साहब, जैसे हम महंगाई के हवाले से बात कर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर के भी फोकस यही है कि इसको कम करना है, और इसीलिए हमाद अजहर साहब बतौर फाइनेंस मिनिस्टर भी सामने आए हैं, और जहां 7 अरब रुपए की सब्सिडी का भी तज़किरा हुआ, और उसके साथ साथ कोरोना के बावजूद जिस तरह से इकनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी बहाल रखने का एक आज़म है, इसको टोटल मिलाकर देखें तो जो मंजरनामा बनता है उसमें आपको कितनी होप नज़र आती है कि महंगाई कम होगी, इकनॉमिक एक्टिविटी जारी रहेगी, कोरोना के बावजूद गुर्बत में उस तरह से इजाफा नहीं होगा, अनएम्प्लॉयमेंट में उस तरह से इजाफा नहीं होगा? देखिए, बात यह है कि हमें ये फैक्टर देखना पड़ेगा कि हमारी इकॉनमी का साइज़ जो है ना, ये मॉनेटरी टर्म्स में बहुत छोटा है, आबादी का साइज़ बहुत ज़्यादा है। 22 करोड़ की आबादी है, तो उसमें ये जो 7 अरब की सब्सिडी है, इट विल जस्ट एवेपोरेट। और उसकी भी आप देख लें कि गवर्नमेंट ने सख्ती की, जो बैल प्रैक्टिसेस थी शुगर सेक्टर में, उसकी कीमत में किस तरह उसकी शॉर्टेज क्रिएट फिर कर दिया, कीमत फिर बढ़ गई है। तो इन सारों से गवर्नमेंट जो है ये एक मुख्तलिफ फ्रंट्स पे एक वॉर फुटिंग पे काम कर रही है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं। नंबर 2, आपका एक पिछला प्रोग्राम था तो उस पर हमने डिजिटाइजेशन पे बात की, तो उसी की कंटिन्यूएशन में करप्ट प्रैक्टिस से बचने का, घोस्ट स्कूल्स की आपने बात की, घोस्ट हेल्थ सेंटर्स की बात हुई, तो उसमें बचने के लिए जो स्टेट बैंक का एक रास्ट प्रोग्राम है, जिसके थ्रू गवर्नमेंट, जो स्टेट बैंक जो है गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट की स्टेज के ऊपर तमाम जो सैलरीज और पेंशन्स जो है वो डिजिटाइज्ड यानी कि पेमेंट्स होंगी। इसी तरह ये जितनी अगर आप अपनी इकोनॉमी को डिजिटाइज करेंगे, उतनी करप्शन और कम होगी, इन एफिशिएंसीज जो है वो ख़त्म होंगी, या बेहतर एफिशिएंसी की तरफ हम मूव करेंगे, इकॉनमी मूव करेगी। अब देखना ये है कि नेचुरली प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ इज़ वेरी इम्पेशेंट कि ये जो मॉन्स्टर ऑफ इन्फ्लेशन है इसको किस तरह बचाया जाए, क्योंकि इन्फ्लेशन के जो लेवल्स हैं वो इनटॉलरेबल है। और इसमें जहाँ पे आपकी पर कैपिटा इनकम इतनी कम हो और इतने बड़े, ख़ास तौर पे ये जो आपके जो सर्कुलर डेट की शक्ल में जो बिजली के बिल सामने आ रहा है, ये सारी ये कॉस्ट है, ये आदमी की लाइफ को डिफ़िकल्ट बना रही है। कोशिश डेफिनेटली हो रही है लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट से बचाने की, इन्फ्लेशन के खिलाफ। सिंपल सी बात है जी, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का सब्सिडी से कभी ख़त्म नहीं होगी। इन्फ्लेशन ख़त्म होती है अपनी सप्लाई साइड को बढ़ाएं। जब सप्लाई साइड बढ़ेगी, शॉर्टेजेस को रोकेंगे, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करेंगे, होल्डिंग को बंद करेंगे, होल्डर्स को सजाएं देंगे और सप्लाई चेन को बेहतर करेंगे, तो इससे जो है ना एक नेचुरल तरीके से आप प्राइसेस को स्टेबलाइज करेंगे। तो शुएब साहब, सप्लाई साइड मैकेनिज़्म को बेहतर बनाने में अगर गुज़श्ता 2.5 बरस का पंजाब हुकूमत का आप देखें, जो परफॉर्मेंस चार्ट है, कहाँ खड़ी नज़र आती? देखिए, कुछ बदकिस्मती रही है इस वक्त। आपकी 2 मेजर क्रॉप जो हैं वो नीचे चली गई हैं, गंदम, कपास तो खैर पहले ही नीचे थी, अब तो और मजीद चली गई है। अब तो मतलब है आप मजबूर हो गए हैं कि आप इंडिया से अब दरामद करने की सोच रहे हैं। सोच नहीं, 5 मिलियन बेल्स, वही मैं कह रहा हूँ, वो पता है सोच रहे हैं कि अभी परमिशन होनी है ना, उसकी मिनिस्ट्री की सतह पे उसकी परमिशन होनी है, फसल ही कम हुई पर शुरू हो गया। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि जो फार्म टू मार्केट सप्लाई का मैकेनिज्म है, जो बास्केट है ना, जी वो छोटी होती जा रही है। वजह यह है कि एक तो ज़री ज़मीनें कम हो गई हैं, दूसरी बदकिस्मती है पानी की कमी है हमारे यहाँ, और दूसरे किसान के ऊपर उतनी करम नवाजी नहीं है जितनी हर जगह होती है कि किसान को भी इतना ख्याल रखा जाए। गवर्नमेंट अगर किसान को सिर्फ उसके ट्यूबवेल के ऊपर वो लगा दे सोलर बैटरीज, आप उसके बिजली का बिल माइनस कर दें, आप तसव्वुर करें उसकी कमर सीधी हो जाएगी। उसी जो बिजली के बिल कमर तोड़ते हैं उसकी। नंबर 2, पाकिस्तान के अंदर पानी अंधाधुंध लगाया जाता है ट्यूबवेल के जरिए और नालों के जरिए, खाले के जरिए। पूरी दुनिया में पानी इस तरह ज़ाया नहीं होता। अब हमारे यहाँ आज भी ना स्प्रिंकल है, ना ड्रिप है, ना कोई चीज़ नहीं है। पानी जितना मर्जी आप खुला देते हैं, उससे
आप उतनी देर ट्यूबवेल भी चलाते हैं, बिजली का खर्च भी आता है। किसान के जो ओवरहेड्स है ना वो बहुत ज्यादा है। किसान और जो उसका इम्पैक्ट आता है आपकी महंगाई की सूरत में। फसल पे आता है ना, फसल पे आता है, और फिर फसल महंगी होती है, सब कुछ, जब हर चीज उसी तरफ बढ़ती जाती है। अब इस साल अगर आपने 1800 रुपए गन्ना का रेट रख दिया तो 2000 रुपए जब आप खरीदेंगे तो फिर बाजार में कितने में आएगा? तो गंदम तो इस दफा बढ़ जाएगी। इसी तरह से गन्ने की अगर प्राइस 200 रुपए, 250 रुपए, मान अगर 400 रुपए तक 400 गई है, 450 तक जी जी, तो फिर चीनी महंगी हो जाएगी। उसी तरह से तो ये सारी चीजें भी सोचनी चाहिए ना। ठीक। अगर आप ये चाहते हैं कि ये चीजें कीमत कम रहे तो किसान को उतनी सहूलत भी दें। हमारा मुल्क, हम कहते तो बड़े शौक से है, 70% ज़राई मुल्क है। इस हवाले से हुकूमत बिलाशुबा इन तमाम जो मसाइल बयान हुए हैं उनके ऊपर बहुत गहरी नज़र होगी वज़ीर आला पंजाब और प्राइम मिनिस्टर की, उसकी कुछ बताइए। मैं नहायत एहतराम के साथ, शुएब साहब मेरे मोहतरम भी हैं, सीनियर भी हैं, थोड़ी सी मेरा ख्याल थोड़ी कंट्राडिक्शन कर गए। एक्चुअली इन्होंने यहाँ तक बात बड़ी सही की कि पिछले 73 सालों में जो ज़रई मुल्क था, हमने किसान का ख्याल क्या किया है। आप देखें, ऑन दी अदर हैंड जब से हमारी हुकूमत आई है 1300 रुपये स्पोर्ट प्राइस थी गंदम की, जो किसान को मिलती थी, बिल्कुल बदहाल। क्यों? आपकी जो दिन ब दिन प्रोडक्शन थी, या लोग उचाट होते जा रहे थे, अपनी ज़मीनें बेच देते थे ये लैंड माफिया को, वो आके सोसाइटीज़ बना लेते थे, आपकी जो बास्केट थी वो छोटी होती जा रही थी। बिकॉज कि ही इज़ एब्सोल्युटली राइट, यहाँ तक बिल्कुल सही बात की कि हमने किसान को इंसेंटिव क्या दिया था। हमने तो मार्केट में अपनी वाह कराने के लिए आटे की प्राइस को और गंदम की स्पोर्ट प्राइस 1300 रखी थी। 2.5 साल हुए हमारी हुकूमत को, और गंदम की स्पोर्ट प्राइस जो किसान लेता है 1300 से 1800 पे गई है। ये बुनियादी तौर पर किसान को एक इंसेंटिव दिया है कि भाई हमें आपका ख्याल है। इसी तरह गन्ने की अब ये जो कीमतों का मसला है ना, और रूरल इकोनॉमी में खुशहाली आप देखेंगे इसका फर्क आएगा। अभी बहरहाल मैं मीडिया के ऊपर बैठ के क्या मीडिया के दोस्तों का जिक्र करूं, एक प्रोपेगेंडा वॉर चल रही है। बुनियादी तौर पर आपके एग्रीकल्चर सेक्टर को ये रिलीफ दिया गया है, किसान को इंसेंटिव दिया गया है। नंबर 2, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ बाकायदा एक MOU साइन हुआ है। ये बात भी शुएब साहब ने सही की कि हम किस तरह जदीद टेक्नोलॉजी को अपनी ज़राअत का हिस्सा बनाएं। ये पिछले महीने ये साइन हुआ है, और वो लोग अब फंडिंग कर रहे हैं कि ये स्प्रिंकलिंग है, आपका वो ड्रिपिंग है, वो तमाम जदीद तकाजे जो हैं वो किए जाएं। वजह सिर्फ यही है कि हम चाहते हैं कि हमारी ज़राअत जो है, जो हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है, वो सीधी हो जाए। अब ये जो प्राइसिंग है ना, प्राइसिंग इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। ये एक ऐसा सप्लाई चेन मैकेनिज्म है, और जिसके अंदर आपका कार्टेल और मिडल मैन जो बैठा हुआ है, दिस इज जस्ट प्राइम मिनिस्टर बार-बार कहते रहे हैं, वज़ीर आला भी बार-बार माफियाज की बात होती है। ऑल आउट वॉर है, जिसके अगेंस्ट फैसला कर लिया, ये हमारे साथ जो मर्जी कर दें। हमने मुझे बताया ना कितनी हुकूमतें हैं जिनमें शुगर माफिया पे रिपोर्ट आई, कितनी हुकूमतें हैं जिनके ऊपर पेट्रोलियम माफिया पे रिपोर्ट आई, कितनी हुकूमतें हैं जिन्होंने अपने SAPM सैक किए क्योंकि पेट्रोलियम पे नहीं थी। ये हमारी एक कमिटमेंट है करप्शन के अगेंस्ट कि हम टेक ऑन करेंगे माफियाज को। जब तक आप अपनी सप्लाई लाइंस को ठीक नहीं करेंगे, तो अच्छा इसका जवाब दीजिए, जो बेग साहब ने कहा था कि 7 अरब रुपए जस्ट लाइक पीनट्स हैं, जितने बड़ा साइज ऑफ पॉपुलेशन। अच्छा, इन्होंने 2 बातें की थी। पहली चीज तो इन्होंने कही थी कि सब्सिडीज से महंगाई कम नहीं होती। आई एग्री विद हिम। सब्सिडीज जो होती है ना, एक टेम्परेरी रिलीफ होता है, जो सिर्फ हमने अपनी आवाम को रमजान में देने के लिए एक सब्सिडी दी, क्योंकि हमारा एक ट्रेडिशनल आप कल्चरल कह लें कि हम रमजान में पकवान बनाते हैं, इफ्तारियां करते हैं, गरीब आदमी का भी होता है, वो तली हुई चीजें भी खाता है, आटा ये वो, तो हम ये चाहते हैं कि रमजान में लोगों को रिलीफ मिले। सब्सिडी सिर्फ उस रिलीफ के लिए 7 अरब रुपए की थी, जो आपके सस्ते रमजान बाजार, और उसमें मैं ये समझता हूँ गरीब लोगों को जाना चाहिए। वो अमीर लोग जो साहिब हैसियत हैं, उन्हें अपनी जेब के मुताबिक ग्रोसरी स्टोर से करना चाहिए। जो ओवरऑल महंगाई है ना, उसके लिए आपको वो मैकेनिज्म डेवलप करने पड़ेंगे, और ये ठीक है, ये हमारा मैंडेट था कि हम महंगाई कम करेंगे, और इस पर हम अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने भी ठीक कहा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हिमसेल्फ इज़ वेरी इम्पेशेंट। उनके दिमाग में जो एक बात, अब इसके लिए 2-3 तरीके हैं। एक तो ये कि आप इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करें, लोगों का माश का जरिया बने। नंबर 2, आप लोगों की गुर्बत कम करें। उसके लिए एहसास प्रोग्राम जो है, उसमें तकरीबन फिलहाल जो एक्टिव प्रोग्राम है वो 30-40 हैं चल रहे हैं, जिसमें आप स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, जिसमें आप कफालत कर रहे हैं, जिसमें आप राशन दे रहे हैं, जिसमें आप लंगर दे रहे हैं, जिसमें आप खवातीन को पैसे दे रहे हैं, पनाहगाहें हैं, बेशुमार आप उसमें काम कर रहे हैं, पनाहगाहें बना रहे हैं। और अब
तीसरी चीज़, हम जो लोगों के मुफ्त इलाज के लिए इस वक्त 3 सूबे जहां हमारी हुकूमत है, KPK, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, दिसंबर ख़त्म होने तक इंशाल्लाह पूरे जहां जहां तरीके इंसाफ की हुकूमत है, एक एक घर में आपका यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड होगा। आपको 7 लाख से 10 लाख रुपए हर घराने के पास होंगे, जहां वो अपने प्यारों का तमाम सरकारी अस्पतालों में और पैनल पर मौजूद प्राइवेट अस्पतालों में अपना इलाज करा सकेंगे। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट। तीसरी एक आखिरी बात मैं बताऊं, देखें, एक बड़ा यूनिवर्सल फूड प्रोग्राम इमरान खान साहब और हुकूमत पाकिस्तान, पंजाब हुकूमत, गिलगित बल्तिस्तान, KPK और उन तमाम सूबों में भी जहां हमारी हुकूमत नहीं है, कोई शख्स भूखा नहीं सोएगा। लंगर खानों का एक ऐसा नेटवर्क हम डेवलप करने जा रहे हैं कि कोई भी आदमी ज्यादा कमाना चाहता है, बिस्मिल्लाह, वो खुद अपनी रोटी कमा लेता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आबादी बड़ी है, अभी मुल्क के माशी मसाइल हैं, कोरोना है। अगर कोई मजदूर या कोई अंडर वो जो पॉवर्टी लाइन है अपने बच्चों के लिए रोटी नहीं कमा सका, तो वो लंगर खाने से कम अपनी रोटी लाके वो और उसके बच्चे भूखे कोई नहीं सोएंगे इस साल के आखिर तक पूरे पाकिस्तान में। तो बेग साहब, ये जो सारा इस वक्त हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की जो कमिटमेंट है कि डेवलपमेंट भी सामने आए और मुआशी सरगर्मियाँ भी रहें, तो कोरोना के दौरान अभी हम देख रहे हैं कि लोग सीरियस नहीं हैं इस बीमारी के हवाले से, जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको इख्तियार नहीं कर रहे हैं। पब्लिक के इस रवैये को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? हामिद साहब, इस सवाल का जवाब देने से पहले हमने बात की कमोडिटी की प्राइसेस के ऊपर, तो उसके ऊपर दोस्तों ने बात की, मैं उसमें कोई कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन इसमें क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे या हमारे नाज़रीन एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, एज ए प्रोफेशनल आई शुड गिव माई व्यू। श्योर। तो उसमें ये जो तेल की ये जो कीमतें हैं, सपोर्ट प्राइस बढ़ाई है, वो एक इकोनॉमिक कंपल्शन भी थी। जब आपकी करेंसी डीवैल्यू होगी और ये तमाम चीज़ें जो हैं, वीट हो, शुगर हो, इवन ऑरेंज जूस जो है, इंटरनेशनली इनके फ्यूचर्स होते हैं, इनकी इंटरनेशनल प्राइसिंग होती है। तो जब आप डॉलर टर्म्स के ऊपर प्राइसिंग इंटरनेशनली होगी, आप अपनी लोकल करेंसी में उसकी कीमत अगर ज़्यादा कम रखेंगे तो हमारे पोरस बॉर्डर्स हैं, स्मगलिंग होगी, जो होता रहा है, जो शिकायत है। तो इसीलिए आपको एक शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम के लिए आप प्राइस को अननेचुरल तरीके से दबा के रख सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इट हैज़ टू कम वेयर समवेयर नियर टू दैट थिंग। अगर नहीं आएगी तो वो स्मगलिंग होगी। तो ये उसमें प्राइसिंग में मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि दिस इज़ ए कंपल्शन कि गवर्नमेंट को स्मगलिंग को रोकने के लिए रूरल एरिया में प्रॉस्पेरिटी भी आए, तो उसको तो उन्होंने सपोर्ट प्राइस बढ़ाई। इट इज स्टेप अगेन इन वेरी गुड डायरेक्शन। दूसरी बात आपने की, ये जो मौजूदा जो SOPs हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारी जो थर्ड वेव आई उसमें लोग जो है इसको बड़ा लाइटली ले रहे हैं। हमने देखा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर पॉपुलेशन का साइज़ भी बहुत है, लोगों में इसमें वो गवर्नमेंट ने कोशिश तो काफ़ी की है इसको अवेयरनेस को बढ़ाया जाए ये वो, लेकिन उसमें लोगों की तरफ से SOPs जो हैं उसकी पूरी तरह फॉलो नहीं कर रहे, जिससे ये स्प्रेड भी हो रहा है और तेज़ी से बढ़ रहा है। और इन्फेक्शन रेट बड़े शहरों में पेशावर हो गया, लाहौर हो गया, इसमें और 4-5 और बड़े शहर हैं जिनमें वो लॉकडाउन को सख्त करने की प्लान कर रहे हैं। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, लोगों को करना चाहिए। लेकिन कमिंग बैक टू आई थिंक आई विल बी अनफेयर, क्योंकि आई एम ए बेनिफिशरी माई सेल्फ उसमें कि गवर्नमेंट ने दो एट ए लोअर स्पेस ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, इसको जितना साइज़ है उसको बढ़ाना चाहिए। इंडिया में 3.5% पॉपुलेशन को उन्होंने वैक्सीनेट कर दिया है, हमारे यहाँ ये बहुत कम है। लेकिन जो गवर्नमेंट कर रही है, वैक्सीनेशन सेंटर्स खोले हैं, इतने अच्छे ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफ वेल ट्रेंड और अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन अवेयर करने के लिए सिस्टम्स हमारे मुल्क के हिसाब से क्वाइट अनएक्सपेक्टेड ऑफ ए गवर्नमेंट सेक्टर, यानी कि सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, लेकिन इसका हुजम तेज़ी से बढ़ाने की ज़रूरत है, तेज़ी से बढ़ाने की ज़रूरत है। जी शोएब साहब, क्या कहेंगे आप इस हवाले से, पब्लिक रिस्पांस जो है टुवर्ड्स कोरोना का मुझे जो हैरानी हुई है, मैं खुद वैक्सीन करा के आया हूँ, गया था वहाँ पे, लोग पता नहीं क्यों नहीं उस तरफ जाना चाह रहे, लोग क्यों वैक्सीन लगाने से कतरा रहे हैं। मैं वहाँ गया, कोई रश नहीं था, बड़े आराम से मैंने शनाख्ती कार्ड दिया, उन्होंने मेरी उम्र चेक की, एक फार्म निकाल के मुझे दिया, मैं जाके बैठा, उन्होंने मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया और मेरे टीका लगा दिया। 15 मिनट बाद उन्होंने कहा जी आप जा सकते हैं। ये टोटल टाइम मेरा ख्याल है 25 से 30 मिनट नहीं होंगे। हाँ, यही बेग साहब जो बता रहे हैं, यही कह रहे हैं। इससे अच्छा कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था।
पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर लेकिन में पब्लिक फिर भी इस रुझान नहीं जा रही, तो आप जैसे लोग जो जिनको सुनते हैं क्या कहेंगे? मैंने अपने दोस्तों को कहा, मतलब मैं 60 प्लस हूं तो मेरे दोस्त भी हैं, एक चला गया लगवा के आ गया, बाकी 3 नहीं गए। मगर तुम्हें तकलीफ क्या है यार? तुम्हें कुछ पल्ले से जाना है, तुमने कुछ लेना है, तुम जाओगे, सरकार तुम्हें टीका लगाएगी, 21 दिन बाद दूसरा ला जाएगा, तुम्हें एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगा कि इस बीमारी से बच जाओगे। पता नहीं लोग क्यों घबरा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आती। इस पर एक बात की है बेग साहब ने कि अवेयरनेस का शायद इशू है, और हालांकि इस पे बहुत काम हुआ है, तो कुछ आप कहना चाहें फाइनल वर्ड्स? देखें, ये ना एक बड़ा टची इशू है, और फिर बात कौम पर आ जाती है। ना सिर्फ ये, प्लीज बड़े गौर से ही सुनने वाली बात है, ना सिर्फ ये कि हमें अवेयरनेस फैलानी है, अनफॉर्चुनेटली एट द सेम टाइम मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है कि हमें जो फॉल्स प्रोपेगेंडा हो रहा है उसका भी जवाब देना। बहुत अच्छी बात। अब आप देखें ना, मैं आपको बताऊं किस किस किस्म का हमें जवाब देना पड़ रहा है। लोगों की दुकानदारियां, अब इसमें कुछ हमारे ये झूठे मौलवी भी हैं, कुछ हमारे डिसइंफॉर्मेशन सोशल मीडिया की वजह से। मैंने 2-3 बड़ी अजीब मज़हक़ाखेज़ रादर अफसोसनाक बातें सुनी कि जी बिल गेट्स हमारा डीएनए चेंज कर देगा। ओ भाई, वो पिछले दिनों में एक सोशल मीडिया पे देख रहा था, हमने पिछले 70 साल में इस डीएनए के साथ लिया क्या है? वही अच्छा नहीं कोई वो अमरीकी जैसा वो कर दे। दूसरी एक और साहब थे, उन्होंने कहा जनाब ये अंदर जाके जो ज़रात हैं वैक्सीन के, ये एक चिप बन जाएंगे और उसके बाद वो हमारे ऊपर एक पैरा बिठा देंगे, हमारी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो हमसे निकाल लेंगे। ऐसी कौन सी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है जो अमरीकियों के पास नहीं है, और वो हमसे वो इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। एक मैं मौलाना को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जनाब ये आपके दिमाग पे कब्जा करने की यहूदी साजिश है, ये वैक्सीन आपको लगेगी। तो गोया कि इस किस्म की जो फॉल्स प्रोपेगेंडा है, अब वो जो आम गरीब आदमी बेचारा किल करने की जरूरत वो है। जाके कहता है जी मौलवी साहब ने क्या, एक मुझे किसी ने भेजा, उन्होंने कहा कि जनाब आपकी बेटियां ये वैक्सीन लगवाएंगी तो वो हामला नहीं हो सकेंगी। जुल्म तो की इंतहा देखें। इस किस्म के झूठे प्रोपेगेंडा को भी खुदारा मैं आपके तवज्जो से कहूंगा, और यही आज का सबसे बड़ा पैगाम है। इस वक्त एक बहरानी कैफियत है, एक क्राइसिस लाइक सिचुएशन है। आप सिर्फ तसव्वुर कीजिए, पिछले बरस 2 से 2.5 माह तक हमारी कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रही थी, तो कितना बड़ा नुकसान हुआ था। कई कारोबार बंद हो गए थे, चलते कारोबार। अगर हम चाहते हैं कि मुआशी सरगर्मियां बहाल रहें, जिस तरह से पंजाब हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि डेवलपमेंट वर्क को बढ़ाया जाए ताकि जॉब क्रिएशन हो, उसके साथ साथ हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है कि हम जो वैक्सीनेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करवाएं, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और पाकिस्तान को जल्द अज जल्द इस बहरानी कैफियत से बाहर लें। जनाब आसिम शौकत साहब, सबेग मिर्ज़ा साहब और शाहबुद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही अपने मेज़बान हामिद वलीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।